नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर हेल और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक ऐसी कहानी में जो एक साधारण स्कूल ट्रिप के साथ शुरू हुई थी, लेकिन अंत में बदल गई एक भयानक श्राप में। 6 बच्चे अपने स्कूल के साथ पिकनिक पर जा रहे थे। उन्हें बस मस्ती करनी थी, मुस्कुराना था, खेलना कूदना था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते से उनकी बस गुजरेगी वो रास्ता लोगों के लिए मनहूस माना जाता है। वहां एक मोड़ था जिसे रात में कोई नहीं पार करता, क्योंकि कहा जाता है कि उस जगह पर एक औरत की आत्मा भटकती है जो अपने बच्चे के साथ मरी थी, और उसके बाद से वो हर उस इंसान को रोक लेती है जो उस मोड़ को पार करने की कोशिश करता है। जंगल का रास्ता जैसे जैसे गहरा होता गया, बस में एक अनजानी ठंड फैलने लगी, हवा भारी होने लगी और पेड़ों के बीच से आती सिसकी सी खामोशी बच्चों को बेचैन करने लगी। लेकिन किसी को लगा नहीं कि ये खामोशी आने वाले डर की चेतावनी थी। मोड़ पर पहुंचते ही हवा अचानक रुक गई, पेड़ स्थिर खड़े रह गए और रात जैसे थम गई। रास्ते के बीच में एक काली परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। उसके सफेद चेहरे और काले सन्नाटे जैसी आंखों ने सबकी रूह जमा दी, और उसी क्षण सबको समझ आ गया कि उनकी ये यात्रा अब सुरक्षित यात्रा नहीं रह गई है। एक एक करके लोग गायब होने लगे, रास्ते गायब होने लगे, हर मोड़ घूमकर फिर उसी मोड़ पर लाकर छोड़ देता, जैसे पूरा जंगल उन्हें बाहर जाने ही नहीं देना चाहता था। उन बच्चों को तभी मालूम पड़ा कि ये कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि एक श्राप है जो तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई उसकी दुख भरी कहानी को पूरा ना करे। अक्सर हम सोचते हैं कि डर किसी दीवार पर टंगी तस्वीर की तरह होता है, लेकिन जब डर किसी मोड़ पर खड़ा होकर आपकी राह रोक ले तब कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती। आज की कहानी में उसी मोड़ का सच सुनने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस स्कूल ट्रिप की दहला देने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जहां मोड़ सिर्फ रास्ते नहीं होते, बल्कि मौत के दरवाजे भी बन सकते हैं। रात का समय था और स्कूल की बस मैदान के बीच खड़ी थी। बस की खिड़कियों पर धुंध जम गई थी और चारों ओर इतना सन्नाटा था कि पेड़ों की हल्की सरसराहट भी किसी अनजानी चेतावनी जैसी लग रही थी। इसी बस में कुछ बच्चे अपने स्कूल ट्रिप के लिए इकट्ठा हुए थे। शहर के बाहर पहाड़ियों में स्थित पुराने किले का दौरा स्कूल ने हर साल की तरह रखा था, लेकिन इस साल माहौल कुछ अलग था। आसमान में बादल थे, हवा में ठंड थी और बस के हेडलाइट की पीली रोशनी जमीन पर लंबी परछाइयां बना रही थी। यही ट्रिप 10वीं के सेक्शन बी के बच्चों का था और इस सेक्शन में पढ़ते थे अर्नव, रोहन, अनुज, आर्या और उनके साथ बाकी विद्यार्थी। इन सबके बीच अर्नव सबसे शांत और गंभीर स्वभाव का लड़का था। दूसरों की तरह मस्ती करना उसे ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो हर साल ट्रिप पर जाता था क्योंकि उसे नए स्थानों की रहस्य भरी कहानियों में दिलचस्पी थी। उनके क्लास टीचर मिस्टर धीरज सामने खड़े होकर उपस्थिति ले रहे थे। बस के पास लगे पीले बल्ब की रोशनी उनके चेहरे को और कठोर बना रही थी। बच्चे धीरे धीरे बस में चढ़ने लगे। सीटों पर बैठे हुए सभी बच्चे उत्साह और डर के बीच झूल रहे थे। कुछ किले की कहानियां याद कर रहे थे तो कुछ बस के रियर व्यू मिरर में अपना चेहरा देख रहे थे। बस के इंजन की आवाज शांत मैदान में उठी तो लगा जैसे किसी अनजाने जंगल ने सांस ले ली हो। बस धीरे धीरे स्कूल के मैदान से बाहर निकलकर सुनसान सड़क पर आ गई। सड़क के दोनों ओर ऊंचे पेड़ थे जो बस की लाइट पड़ते ही हिलते हुए विशाल आकृति का भ्रम पैदा कर रहे थे। बस के अंदर बच्चे फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। सीट पर बैठे अर्नव की नजरें खिड़की के बाहर अंधेरे में डूबी सड़क पर जमी थी। अचानक सीट के पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। यह रोहन था। उसने मुस्कुराकर कहा कि ये यात्रा यादगार होने वाली है। अर्नव ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसका मन किसी अनजानी बेचैनी में घिरा हुआ था। कुछ देर बाद रोहन और बाकी दोस्त मस्ती में लग गए, पर अर्नव ने अपनी नजरें बाहर से नहीं हटाई। सड़क कुछ देर बाद संकरी हो गई। बस के टायर नीचे गीली मिट्टी पर फिसलते हुए से प्रतीत हुए। लोग बाग कहते थे कि इस रास्ते से रात में गुजरना ठीक नहीं माना जाता। यहां आसपास कोई आबादी नहीं थी, लेकिन स्कूल प्रशासन को इसे लेकर कोई डर नहीं था।
क्योंकि ये ट्रिप हर साल इसी रास्ते से जाता था। पर इस बार एक बात अलग थी। सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी बस खड़ी दिखी। वह जर्जर हालत में थी और उसके शीशे टूटे हुए थे। उस पर धूल और काई जम चुकी थी। बस के टायर जमीन में धंसे हुए थे, जैसे वो कई सालों से वहीं पड़ी हो। मिस्टर धीरज ने भी उस बस की तरफ नजर डाली, मगर कुछ कहा नहीं। बच्चे उस बस को देखकर हक्के बक्के रह गए। अनुज ने कहा कि इस बस के बारे में उसने सुना था कि कई साल पहले इसी रास्ते पर बच्चों से भरी एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। वो बस रात के अंधेरे में किले की तरफ जा रही थी और अचानक एक मोड़ पर पलट गई। कहते हैं कि उस हादसे में बहुत से बच्चे मारे गए थे। ये कहानी सुनकर बस का माहौल एकदम शांत हो गया। मजाक कर रहे बच्चों के चेहरे डर से बदल गए। अर्नव ने टूटी बस पर दोबारा नजर डाली और उसे लगा कि उस बस की एक खिड़की से कोई उसे देख रहा था। धुंध भरे शीशे के पीछे किसी का धुंधला सा आकार। लेकिन जब उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो वह आकृति गायब हो गई। अर्नव ने अपनी आंखें मलकर गहरी सांस ली, लेकिन उसके मन का डर अब और बढ़ चुका था। चालक ने बस की गति थोड़ा और तेज कर दी थी। शायद वह भी उस जगह से जल्दी निकलना चाहता था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद पूरी सड़क पर घना कोहरा फैल गया। खिड़की से बाहर का नजारा पूरी तरह धुंध में खो गया था। बस की हेडलाइट केवल कुछ कदम की दूरी तक ही रोशनी फैला पा रही थी। सबको ऐसा लगने लगा था जैसे वे किसी भयानक सुरंग में प्रवेश कर गए हों। धीरे धीरे बच्चे थककर अपने अपने सीटों में टिक गए। कुछ सो गए तो कुछ नींद और डर के बीच झूलते रहे। अर्नव अब भी जाग रहा था। उसे लगा कि बस की खिड़की के बाहर कोई दौड़ रहा है। वह चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन धुंध में हिलती छाया ने उसका दिल जोर से धड़का दिया। बस कुछ देर बाद पहाड़ियों की तरफ मुड़ गई। रास्ता उबड़ खाबड़ और सुनसान होता जा रहा था। ड्राइवर ने कहा कि बस अब किले से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ी अचानक एक तेज झटका लगा। बस एक तरफ झुककर रुक गई। सारे बच्चे डर के मारे चीख पड़े। मिस्टर धीरज ने सबको शांत रहने को कहा और आगे जाकर देखा कि बस का टायर गड्ढे में फंस गया था। ड्राइवर टॉर्च लेकर बाहर उतरा और आसपास देखने लगा। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी किसी दीवार से टकराकर वापस लौटती हुई सी लगी। मिस्टर धीरज भी बाहर उतरे और ड्राइवर की मदद करने लगे। बच्चे बस के अंदर बैठे खिड़की से बाहर झांकने लगे। अर्नव ने देखा कि बस के पीछे का हिस्सा हल्के हल्के हिल रहा है। उसे लगा कि हवा होगी, लेकिन हवा का कोई झोंका बस पर नहीं पड़ रहा था। उसने ध्यान से देखा तो बस के पीछे की खिड़की पर कुछ उभरता दिखाई दिया, जैसे किसी ने अंदर से शीशे पर हाथ रखा हो। कांच पर उकेरे हुए हाथ के निशान। लेकिन बस के अंदर तो सभी बच्चे अपनी सीटों पर थे। अर्नव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो रोहन की तरफ झुककर बोला कि उसे कुछ अजीब दिख रहा है। रोहन ने भी देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। रोहन ने कहा कि यह अंधेरा और कोहरे का भ्रम है, लेकिन अर्नव को पता था कि वह कोई भ्रम नहीं था। बस के बाहर ड्राइवर टायर को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसने टॉर्च नीचे गिरा दी और पीछे हट गया। उसकी सांस तेज हो गई थी। मिस्टर धीरज ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन ड्राइवर कुछ बोल नहीं पाया। वो बस की तरफ इशारा करता रहा। अंधेरे में बस के पीछे कोई खड़ा था। लंबी आकृति, बिल्कुल स्थिर, जैसे छाया वहां खड़ी होकर बस को देख रही थी। प्रकाश कम था इसलिए स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका आकार इंसानी था। मगर वो इंसान जैसे नहीं लग रहा था। उसकी ऊंचाई बच्चों की तुलना में कहीं अधिक थी और उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी सी झुकी हुई थी। ड्राइवर ने घबराकर कहा कि वो आकृति बस गिरने वाले मोड़ पर दुर्घटना में मारे गए बच्चों में से किसी की थी। ये सुनते ही बस के अंदर बैठे बच्चे डर के मारे चुप हो गए। बाहर केवल हवा की धीमी सनसनाहट और पहाड़ियों में छिपे अनजाने जीवों की हल्की आवाजें थी। अर्नव ने देखा कि वह आकृति धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ने लगी। उसका चलना सामान्य नहीं था। पैर एक जगह टिकते नहीं थे।
जैसे वह जमीन पर लुढ़कते हुए सी आगे बढ़ रही थी। मिस्टर धीरज और ड्राइवर अंदर भागकर बस के दरवाजे बंद करने लगे। बच्चे डर के मारे सीटों पर सिमट गए। बस का दरवाजा बंद होते ही खिड़की पर कुछ जोर से लगा। बच्चों की चीखें बस में गूंज उठीं। खिड़की के बाहर वही आकृति थी। उसका चेहरा अब थोड़ा सा नजर आ रहा था। उसने अंधेरे में अपनी आंखें चौड़ी कर रखी थी। उसके चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे और त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी। वो खिड़की के कांच पर अपने हाथ मार रहा था। अर्नव को लगा कि वो वही बस है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और ये आकृति उसी बच्चे की आत्मा है। लेकिन क्यों वह इस ट्रिप वाली बस को रोकना चाहती थी, ये समझ नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने पूरी ताकत लगाकर बस का इंजन स्टार्ट किया। कई कोशिशों के बाद बस गड्ढे से बाहर निकली और तेज रफ्तार से आगे बढ़ गई। बच्चे पीछे की खिड़की से देखते रहे कि वो आकृति सड़क के बीच खड़ी रह गई थी। धुंध में उसकी छाया धीरे धीरे गायब हो गई। बस के अंदर अब एकदम सन्नाटा था। सबके चेहरे पीले पड़े हुए थे। मिस्टर धीरज ने बच्चों से कहा कि वह सब शांत रहें और किले पर पहुंचकर आराम करेंगे। लेकिन किसी का मन शांत नहीं था। सबके मन में वही सवाल था कि वह आकृति कौन थी और क्यों वह बस को रोकना चाहती थी। अर्नव ने भी खिड़की से बाहर देखा। रास्ता अभी भी अंधेरा था और धुंध छाई हुई थी। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा एहसास था, जैसे ये सिर्फ शुरुआत हो, जैसे असली डर अभी आने वाला हो। बस आगे बढ़ रही थी, लेकिन अर्नव को ऐसा लग रहा था कि सड़क के दाएं बाएं पेड़ों के बीच वही आकृति अब भी दौड़ रही है। उसकी परछाइयां समय समय पर रोशनी में उभरती और गायब होती। अर्नव ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी और गहरी हो गई थी। किले तक की यात्रा अब और भयानक होने वाली थी। बस अंधेरी घाटियों के बीच अपनी रोशनी फैलाती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। बच्चों के चेहरों पर अभी भी डर की छाप साफ दिख रही थी। बस के इंजन की लगातार गूंजती आवाज ही ऐसी चीज थी जो इस भयानक सफर में उन्हें ये एहसास दिला रही थी कि वे अभी भी जीवित हैं। लेकिन अर्नव के मन के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसे ये महसूस हो रहा था कि कोई चीज बस का पीछा कर रही है, कोई जो लगातार उनकी हर हलचल देख रहा है। थोड़ी देर बाद बस एक चौड़ी सड़क पर पहुंची। धुंध थोड़ा कम हुआ था, लेकिन हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। बच्चे अपने बैग पकड़े बैठे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो मस्ती करे या कुछ पूछे। सबसे ज्यादा शांत था अर्नव। उसकी आंखें बार बार पीछे की खिड़की की ओर चली जाती थी। अचानक बस के अंदर टिमटिमाती पीली लाइट जली और बुझ गई। कुछ सेकंड के लिए बस एकदम अंधेरे में डूब गई। बच्चों ने डर के मारे अपनी सीट पकड़ ली। फिर लाइट वापस आई, लेकिन जब लाइट जली तो अर्नव ने देखा कि बस की पिछली सीट पर कोई बैठा था। लेकिन अगले ही पल वो आकृति वहां से गायब हो गई। अर्नव का चेहरा सफेद पड़ गया। रोहन ने पूछा कि उसने क्या देखा, तो अर्नव कुछ बोल नहीं पाया, जैसे उसकी आवाज किसी गहरे कुएं में गिर गई हो। बस अब पहाड़ी किले से महज कुछ किलोमीटर दूर रह गई थी। मिस्टर धीरज ने घोषणा की कि सभी बच्चे तैयार रहें, क्योंकि बस थोड़ी देर में किले के मुख्य गेट पर पहुंच जाएगी। लेकिन पूरे माहौल में अब एक अनकहा डर तैर रहा था, एक ऐसा डर जो किसी की समझ से बाहर था। किले का प्रवेश द्वार सामने नजर आने लगा। ऊंची दीवारें और काले पत्थरों से बना दरवाजा। ऐसा लग रहा था मानो सदियों से ये किला अपने भीतर कुछ गहरे रहस्य दबाए बैठा हो, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। भारी लकड़ी का यह दरवाजा बस की हेडलाइट में और भी भयानक लग रहा था। बस रुकी। ड्राइवर ने गहरी सांस ली और बच्चों को उतरने का संकेत दिया। बच्चे एक एक करके बस से बाहर आए, लेकिन बाहर कदम रखते ही सबको एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये गंध कुछ जली हुई लकड़ी जैसी थी, पर इसके भीतर कहीं कोई अजीब सी बदबू भी मिली हुई थी। अर्नव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। किले की दीवारें ऊंची और काले रंग की थी। दीवारों पर उगी काई और लताएं
इस जगह को और रहस्यमयी बना रही थी। सब बच्चे गेट के पास खड़े थे जब मिस्टर धीरज ने कहा कि सब लोग कतार में रहें और अंदर शांति से प्रवेश करें। गेट खुला। भारी आवाज के साथ पत्थर की दीवारें कंपन करने लगी, जैसे किसी लंबे समय से बंद दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया हो। सब बच्चे अंदर घुसने लगे, लेकिन जैसे ही अर्नव गेट पार करता है, उसके पैरों के नीचे की जमीन एक पल के लिए कांपती है। वो ठिठक जाता है। उसे लगता है कि किले की दीवारों से किसी की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। किले का आंगन बहुत बड़ा था। बीच में एक सूखा फव्वारा था। कुछ जंग लगे लोहे के हथियार, टूटे हुए पत्थर और पुराने समय की लकड़ी की गाड़ियां जमीन पर बिखरी पड़ी थी। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा। केवल बस के इंजन की हल्की गूंज दूर से सुनाई दे रही थी। अनुज धीरे से बोला कि यह किला पहले युद्ध के समय सैनिकों का ठिकाना था और कहते हैं कि बहुत से सैनिक इसी किले में मारे गए थे। आर्या ने यह सुनकर रोहन का हाथ पकड़ा। डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। सब बच्चों को ठहरने के लिए जिस कमरे में ले जाया गया था, वो किले के अंदर का एक बड़ा सा हॉल था। दीवारों पर मशालें लगी थी, जिनकी लौ अजीब तरीके से टिमटिमा रही थी। कमरे के एक कोने में पुरानी अलमारी थी और दूसरे में एक बड़ी खिड़की जो बाहर के अंधेरे जंगलों की ओर देखती थी। सब बच्चे अपने सामान रखकर बिस्तरों पर बैठ गए। मिस्टर धीरज ने कहा कि थोड़ी देर आराम करने के बाद सब लोग किले के बारे में जानकारी लेने के लिए गाइड से मिलेंगे। लेकिन बच्चों के मन में अभी भी बस के पीछे दिखी आकृति की दहशत थी। अर्नव अकेला बैठा था। उसकी नजर खिड़की पर पड़ी, जहां बाहरी पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी। अचानक उसे लगा कि उन शाखाओं के बीच किसी की आंखें चमक रही हैं, जैसे कोई पेड़ों के पीछे खड़ा होकर अंदर झांक रहा हो। पर जब उसने दोबारा देखा तो कुछ नहीं था। आर्या डरते हुए उसके पास आई और पूछा कि क्या वो बस में हुई घटना के बारे में सोच रहा है। अर्नव ने बस यह कहा कि कुछ सही नहीं है। इस पूरे सफर में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। आर्या ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि उसे भी लग रहा है कि ये किला उन्हें अपनी ओर खींच रहा है, जैसे वो उन सबकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कुछ देर बाद सब बच्चे नीचे आंगन में इकट्ठा हुए। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो इस स्थान का गाइड था। उसकी आंखें धंसी हुई थी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसने बच्चों की तरफ देखते हुए धीरे से कहा कि यह किला सदियों पुराना है और कई राजाओं के शासन का गवाह है, लेकिन इस किले के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र यहाँ के लोग भी नहीं करना चाहते। सब बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई थी। बूढ़ा गाइड बच्चों को किले की गलियों से ले जाने लगा। संकरी गलियां जिनमें चलने पर ऐसा लगता जैसे पीछे कोई आ रहा हो। दीवारों में लगे पुराने चित्रों पर सैनिकों और राजा की तस्वीरें बनी थी, लेकिन अर्नव को लगा कि उन चित्रों की आंखें उनका पीछा कर रही हैं। गाइड उन्हें एक बड़े कक्ष में ले गया। कमरे के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की मेज थी जिस पर पुराने समय के कई उपकरण रखे थे। गाइड ने बताया कि यह किला युद्ध के समय घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए भी इस्तेमाल होता था, पर कई सैनिक इलाज के दौरान ही मर गए थे और उनकी आत्माएं कभी इस किले से बाहर नहीं निकल पाई। अर्नव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया कि बस के पीछे जो आकृति दिखी थी वह भी शायद किसी ऐसी आत्मा की हो सकती थी जो मौत के बाद भी शांति नहीं पा सकी। गाइड ने आगे कहा कि किले में कई गलियां ऐसी हैं जिनमें जाना मना है। वहां जाने वाले लोग या तो वापस नहीं आते या कुछ दिनों बाद पागल हो जाते हैं। बच्चों ने यह सुनते ही डर से कदम पीछे खींच लिए, लेकिन मिस्टर धीरज ने कहा कि वे लोग उन जगहों पर नहीं जाएंगे। कुछ देर बाद सभी बच्चों को भोजन के लिए किले के डाइनिंग हॉल में ले जाया गया। वहां लंबी मेजें लगी थी और कुछ टिमटिमाती मोमबत्तियां रोशनी दे रही थी, लेकिन भोजन का स्वाद किसी को महसूस नहीं हो रहा था। सबके मन में डर की एक ठंडी लहर फैली हुई थी। अचानक भोजन करते समय हॉल की लाइटें बुझ गई। हवा में मोमबत्तियों की लौ कांपने लगी।
कुछ बच्चों ने हल्की चीख निकाली। मिस्टर धीरज ने कहा कि शांत रहें, शायद बिजली का कोई मसला होगा। लेकिन कुछ पल बाद मेज पर रखे गिलास अपने आप हिलने लगे। एक गिलास धीरे से मेज के किनारे आया और नीचे गिरकर टूट गया। बच्चों की आंखें डर से फैल गई। सब एक दूसरे की ओर देखते रहे। मिस्टर धीरज भी चुप थे। अर्नव का मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसे लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने हॉल में प्रवेश किया हो। वो धीरे धीरे पीछे हट गया और उसका ध्यान दरवाजे पर गया। वहां अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि उस अंधेरे में कोई खड़ा है। वो आकृति बिल्कुल स्थिर थी। जैसे ही मोमबत्ती की एक लौ उस दिशा में थोड़ी उजली हुई, अर्नव ने देखा कि वो वही आकृति थी जो बस के पीछे दिखी थी। फटी हुई आंखें, टेढ़ी गर्दन, घायल चेहरा। वो दरवाजे के ठीक बीच खड़ी थी। अर्नव डर के मारे जड़ हो गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अचानक आकृति ने एक कदम अंदर रखा। कमरे की हवा भारी हो गई। सब बच्चे पीछे की तरफ हटते गए, लेकिन अगले ही पल वो आकृति उसी तरह गायब हो गई जैसे धुंध में कोई खो जाए। कमरे की लाइट अचानक वापस आ गई। सब कुछ जैसे सामान्य हो गया, लेकिन बच्चों के दिलों में जो डर घर कर चुका था वो अब और गहरा हो गया था। मिस्टर धीरज ने बच्चों को कमरे में वापस जाने का आदेश दिया। सभी बच्चे तेजी से हॉल से बाहर निकलकर कमरे की तरफ भागे। अर्नव के मन में एक ही सवाल था, वह आत्मा आखिर क्या चाहती थी? क्यों वह बार बार उनके सामने आ रही थी? कमरे में पहुंचकर सभी बच्चे अपने अपने बिस्तरों पर बैठ गए। रोहन ने कहा कि यह जगह ठीक नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अर्नव ने कहा कि वापस जाने का रास्ता भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो आत्मा वहां भी दिख चुकी है। अचानक कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। बाहर से ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। सभी बच्चों ने डर से खिड़की की ओर देखा। खिड़की के बाहर काले अंधेरे में दो आंखें चमक रही थी। आंखें जो बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी शव की आंखें। अगले ही पल आंखें गायब हो गई। खिड़की अपने आप बंद हो गई। सभी बच्चे एक दूसरे से लिपट गए। कमरे के अंदर हवा भारी होती जा रही थी। अर्नव ने महसूस किया कि यह आत्मा कुछ ढूंढ रही है, शायद किसी को, शायद उन बच्चों में से किसी को, या शायद वह चाहती है कि जो दुर्घटना में उसके साथ हुआ वही इन बच्चों के साथ भी हो। अर्नव ने गहरी सांस ली और सोचा कि यह तो बस शुरुआत है, असली डर तो अभी बाकी है। इस किले के अंदर कुछ ऐसा है जो सबके लिए बेहद खतरनाक है, और सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या यह आत्मा कभी उन्हें यहां से जाने देगी। कमरे में अजीब सी घुटन फैली हुई थी। बच्चों की आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। हवा मानो भारी हो गई थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने चारों ओर एक जाल बुन दिया हो। खिड़की बंद थी, लेकिन बाहर की ठंडी हवा जैसे दीवारों को भी चीर कर अंदर घुस रही थी। हर बच्चा अपने बिस्तर पर सिमटा हुआ बैठा था। रोहन और अनुज ने खिड़की की ओर आखिरी बार देखा और फिर नजरें फेर ली। किसी में हिम्मत नहीं थी दोबारा उस तरफ देखने की। अर्नव कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों में घबराहट तो थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब जिज्ञासा भी थी, जैसे वह समझना चाहता था कि यह आत्मा आखिर चाहती क्या है। वह धीरे कदम बढ़ाता हुआ खिड़की के पास गया और बाहर झांकने लगा। बाहर सिर्फ काला अंधेरा था। पेड़ों की लंबी शाखाएं हवा में झूलते हुए किसी राक्षसी हाथ की तरह लग रही थी, लेकिन कोई आकृति दिखाई नहीं दी। कमरे में एकदम सन्नाटा था। केवल बच्चों की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। अचानक कमरे की पुरानी लकड़ी की अलमारी में से हल्की सी आवाज आई, जैसे अंदर कोई हिल रहा हो। सब बच्चे डर के मारे उछल पड़े। आर्या ने रोते हुए कहा कि इस अलमारी को कोई मत खोलना, लेकिन आवाज दोबारा आई, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अर्नव ने अलमारी के पास जाकर हाथ लगाया। लकड़ी बेहद ठंडी लग रही थी, जैसे अलमारी के अंदर बर्फ छिपी हो। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा
और धीरे से बोला कि शायद ये सिर्फ हवा हो। लेकिन तभी अंदर से जैसे किसी ने दरवाजे पर जोर मारा। सारे बच्चे चीख पड़े। अर्नव तुरंत पीछे हट गया, लेकिन अलमारी खुद ब खुद खुलने लगी। दरवाजा धीरे धीरे चर्रर की आवाज के साथ खुला। बच्चों की धड़कनें तेज हो गई। पर जब अलमारी पूरी खुल गई तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, केवल एक काली खाली जगह। लेकिन इस खाली जगह से धीमी ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे अलमारी नहीं कोई गहरी सुरंग हो। अर्नव को लगा कि यह सुरंग उस आकृति से जुड़ी है। किला पुराना था और इसमें कई गुप्त रास्ते होंगे। वो सोच ही रहा था कि अचानक अलमारी के अंदर की दीवार पर एक लाल निशान उभरने लगा। ये निशान किसी हाथ की आकृति जैसा था, उंगलियां लंबी और टेढ़ी। ये हाथ किसी इंसान का नहीं था। आर्या रोते हुए बोली कि यह जगह हमें मार देगी। मिस्टर धीरज उस समय कमरे में नहीं थे, इसलिए बच्चों ने खुद ही एक साथ रहने का फैसला किया। सभी ने कहा कि किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इस डर में भी सबसे शांत अर्नव ही था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। अलमारी में उभरा वो लाल हाथ अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। कमरे की हवा एक पल के लिए शांत हो गई, लेकिन बच्चों को एहसास था कि ये शांति सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। थोड़ी देर बाद मिस्टर धीरज कमरे में आए। बच्चों को डरा हुआ देखकर उन्होंने कहा कि शायद डर के कारण सबको भ्रम हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अलमारी की ओर देखा, उनका चेहरा उतर गया। अलमारी का दरवाजा अब भी खुला था और अंदर की काली जगह को देखकर वह भी असहज हो गए। उन्होंने अलमारी बंद करने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे पकड़कर रोक रहा हो। मिस्टर धीरज ने थोड़ा बल लगाया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। फिर कुछ सेकंड बाद अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, इतनी जोर से कि कमरे का सारा सामान हिल गया। बच्चों के चेहरों पर दहशत फैल गई। मिस्टर धीरज ने कहा कि सब लोग कमरे से निकलकर आंगन में इकट्ठा हों। यह कमरा अब किसी के रहने योग्य नहीं है। सब बच्चे जल्दी जल्दी बाहर निकल आए। किले का आंगन ठंड से भरा था। आसमान काला था और हवा में चीखती हुई सी आवाज। मोमबत्तियां हवा में बुझती बुझती सी लग रही थी। गाइड वहीं खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने बच्चों को देखकर गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा कि किले ने इन्हें पहचान लिया है। अब सफर आसान नहीं होगा। सब बच्चे गाइड की बात नहीं समझ पाए। रोहन ने पूछा कि इसका मतलब क्या है। गाइड ने कहा कि किला हर साल आगंतुकों को अलग तरह से स्वीकार करता है, लेकिन कभी किसी बच्चे के समूह पर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं हुई जितनी आज हुई है। लगता है कि किले में रहने वाली बेचैन आत्माओं में से किसी को इन बच्चों में कुछ दिख गया है। शायद कोई चेहरा, शायद कोई अतीत, शायद कोई अधूरा हिसाब। बच्चों के मन में अब और डर बैठ गया। अर्नव ने गाइड से पूछा कि बस के पीछे जो आकृति दिखी थी वह कौन थी। बूढ़े गाइड की आंखें ठहल गई। उसने कहा कि अगर वह आकृति किले तक उन्हें फॉलो करके आई है तो अब यह सिर्फ किले की आत्माओं का मसला नहीं रहा, अब ये कुछ और ही है। गाइड के चेहरे पर गहरी चिंता थी। वो बच्चों को लेकर किले की एक दूसरी बड़ी इमारत में गया। इस कमरे में रोशनी बेहतर थी और यहां हवा भी ज्यादा ताजी थी। ये कमरा सोने के लिए सुरक्षित माना जाता था, लेकिन आज कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि किले में कहीं भी सुरक्षा हो सकती है। गाइड ने बच्चों को बैठने को कहा और खुद कमरे के बीच में खड़ा हो गया। उसने अपने झुर्रीदार हाथों से दीवार पर बनी एक पुरानी पेंटिंग खोली। पेंटिंग हटते ही पीछे पत्थर की दीवार पर खुदा हुआ एक लंबा लेख सामने आया। लेख पुराने अक्षरों में था, लेकिन उसमें बनी आकृतियां देखने में डरावनी थी। एक आकृति में बच्चे दिख रहे थे, दूसरी में एक टूटी बस, तीसरी में पहाड़ी का रास्ता, और सबसे डरावनी आकृति थी एक लंबी टेढ़ी गर्दन वाली आत्मा की, बिल्कुल वैसे ही जैसे बस के पीछे दिखाई दी थी। गाइड ने कहा कि कई साल पहले उसी रास्ते पर एक स्कूल बस का भयानक एक्सीडेंट हुआ था।
बस किले की ओर आ रही थी और रात के अंधेरे में पहाड़ी मोड़ पर पलट गई। उस बस में लगभग सभी बच्चे मारे गए थे, लेकिन उनमें से एक बच्ची की आत्मा सबसे ज्यादा बेचैन थी। कहते हैं कि वो अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाई और अपनी आत्मा को इस दुनिया में ही कैद कर लिया। बच्चों ने सांस रोककर गाइड की बात सुनी। अर्नव का दिल जोर से धड़क रहा था। गाइड ने आगे कहा कि उस बच्ची का नाम भी किसी को याद नहीं रहा, लेकिन उसकी आत्मा हर गुजरने वाली बस को रोकने की कोशिश करती है ताकि कोई उसकी पीड़ा को समझ सके, लेकिन कोई उसके पास नहीं रुकता, इसलिए वह और ज्यादा हिंसक होती जा रही है। रोहन ने डरते हुए पूछा कि क्या वो आत्मा अभी भी यहीं है। गाइड ने कहा कि अगर वह बस के पीछे बच्चों को दिखी है तो वह जरूर यहाँ तक उनके साथ आई होगी, और अगर वह यहाँ है तो इसका मतलब है कि वह किसी विशेष बच्चे को ढूंढ रही है। सबकी नजरें अर्नव पर टिक गई, क्योंकि केवल उसी ने बस में वह आकृति बार बार देखी थी। केवल वही था जिसने खिड़की पर उकेरा हुआ हाथ देखा था। अर्नव पीछे हट गया। उसने कहा कि वो किसी को नहीं जानता। उसे नहीं पता कि वह आत्मा उसे क्यों देख रही है, लेकिन उसके मन के भीतर कहीं न कहीं उसे लगने लगा था कि यह आत्मा उससे कुछ कहना चाहती है, शायद किसी अधूरे सच को पूरा करना चाहती है। गाइड ने कहा कि बच्चों को अभी आराम करना चाहिए ताकि दिमाग शांत रहे। रात लंबी है और किला नींद नहीं देता जब तक उसे उसकी चाही हुई चीज न मिल जाए। उसकी बात सुनकर सब बच्चे बिस्तरों पर बैठ गए। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर लगी छोटी रोशनी थोड़ी राहत दे रही थी। लेकिन अचानक हवा की एक ठंडी लहर कमरे में फैल गई। सभी बच्चे कांप गए। रोशनी की लौ कांपी और कमरा दोबारा कंपाने लगा। अचानक कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक गहरा काला धब्बा बन गया, जैसे कोई छाया तेजी से नीचे उतरी हो। बच्चे डर के मारे बिस्तरों से दूर हटने लगे। अर्नव ने देखा कि इस धब्बे से धुंध उठने लगी है। धुंध के भीतर एक टेढ़ी गर्दन वाली आकृति धीरे धीरे उभर रही थी। बच्चे चिल्लाते हुए पीछे हट गए। आत्मा कमरे में आ चुकी थी। उसकी आंखें अर्नव पर टिकी थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसे बस उसी की तलाश थी। अर्नव जड़ हो गया। उसकी सांसें रुक गई। रोहन और बाकी बच्चे उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अर्नव जैसे पत्थर बन गया था। आत्मा का चेहरा अब स्पष्ट दिख रहा था। आधा चेहरा जला हुआ, आधा फटा हुआ। आंखें धंसी लेकिन चमकती हुई। गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई मानो दुर्घटना के वक्त टूटी हो। वो धीरे धीरे अर्नव के पास आ रही थी। हवा भारी हो गई थी। कमरे की दीवारें कांपने लगी थी। आत्मा की चाल धीमी थी पर इतनी डरावनी कि बच्चों की हिम्मत टूट गई। जैसे ही आत्मा अर्नव के करीब पहुंची, उसने अपना काला हाथ उठाया, हाथ जिससे बस की खिड़की पर निशान बना था। सारे बच्चों ने सोचा कि अब अर्नव बच नहीं पाएगा, लेकिन आत्मा ने उसे छूने के बजाय उसके सामने जमीन पर कुछ उकेरना शुरू किया। उसका हाथ पत्थर पर घिसता हुआ आवाज कर रहा था, जैसे वो कुछ लिख रही हो। जब आत्मा हट गई तो जमीन पर एक शब्द उभरा हुआ था, अर्नव। सभी बच्चे दंग रह गए। आत्मा उसे ही पुकार रही थी। उसका नाम ही उसका बुलावा था। अर्नव पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों थे। आत्मा धीरे धीरे धुंध में बदलकर कमरे के कोने में समा गई। सब बच्चे चिल्लाते हुए वहीं गिर पड़े और उसी क्षण किले की सारी रोशनियां बुझ गई। अंधेरा पूरे किले पर हावी हो गया। रात का तीसरा पहर उतर चुका था और स्कूल बस अब जंगल के और गहरे हिस्से में फंसी हुई थी। बाहर पेड़ों की लंबी परछाइयां हवा के साथ डोल रही थी और अंदर बच्चों की थकी आंखों में डर की परत जम चुकी थी। सभी को लगने लगा था कि अब वापस लौट पाना शायद मुश्किल होगा, पर असली डर अब शुरू हो रहा था। बस के पीछे एक काला धुआं जैसा साया कई घंटों से मंडरा रहा था। कभी वो खिड़कियों पर चढ़ जाता और कभी जमीन पर फैलकर किसी सांप की तरह आगे सरता।
जब भी बच्चे किसी शिक्षक के पास जाकर यह बात बताते तो शिक्षक कहते कि यह सिर्फ थकान की वजह से दिख रहा होगा। लेकिन राहुल को पता था कि सच अलग है। वह चीज असली थी, जीवित थी और बस के साथ साथ चल रही थी। बस का इंजन कई बार बंद हो चुका था और अब उसमें कोई आवाज नहीं थी। ड्राइवर सीट पर बैठे मिस्टर शुक्ला बिल्कुल शांत हो चुके थे। उनकी सांसें धीमी और आसमान चल रही थी। लग रहा था जैसे किसी ने उनकी ताकत चूस ली हो। उनके चेहरे पर पीली रोशनी थी और आंखों में गहराई तक उतरा डर। राहुल खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसे पेड़ों के बीच कोई चाल दिखाई दे रही थी। कोई चीज बार बार सामने आ रही थी और दोबारा गुम हो रही थी। उसकी चाल इंसानों जैसी थी पर इंसान जैसी पूरी नहीं। कुछ टूटा हुआ था, कुछ उल्टा था, जैसे किसी ने कंकाल पर इंसान की खाल चढ़ा दी हो। राहुल की बगल में बैठी रिया बुदबुदाई, लगता है हमें यहां नहीं रुकना चाहिए था। राहुल ने कहा, हमें क्या पता था कि यहां ऐसी चीजें हैं। तभी बस के ऊपर से कुछ भारी गुजरने की आवाज आई। पूरी बस हिल गई। सभी बच्चे चीख पड़े। लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर या कोई और चीज ऊपर से चलते हुए धीरे धीरे बस की छत को दबा रही है। छत का एक छोटा सा हिस्सा अंदर की तरफ मुड़ गया। लोहे की चादर चरमराती आवाज में दब रही थी। शिक्षक मिस नीलम ने बच्चों को रोका, शांत रहो, सब शांत। लेकिन उनकी अपनी आवाज में भी डर था। वे भी समझ चुकी थी कि यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। राहुल ने ऊपर देखा। छत की परछाइयों में एक लटकती आकृति दिखाई दे रही थी, जैसे कोई उल्टा लटका हुआ हो। उसके बाल नीचे झूल रहे थे और उसके पैरों के स्थान पर धुएं जैसी धड़कती गांठें थी। रिया ने हल्की आवाज में कहा, वो क्या है? राहुल ने कहा, यह वही चीज है जो हमें तब से देख रही थी जब जंगल में घुसे थे। अचानक एक जोरदार थप से वो आकृति छत पर गिरी। छत और अंदर धंस गई। अंधेरा टूटकर छेद से अंदर गिरने लगा। सभी बच्चे सीटों के नीचे दुबक गए। छत का टूटा हिस्सा धीरे धीरे फॉर्म बदल रहा था, जैसे धुआं और इंसानी शरीर को मिलाकर कोई चीज बन रही हो। एक चेहरा उभरा, पर वह चेहरा पूरा इंसानी नहीं था। आंखें गहरी काली, चेहरे पर लंबी दरारें और मुंह इतना लंबा कि मानो किसी ने ठोड़ी को नीचे खींचकर फाड़ दिया हो। राहुल ने धीरे से कहा, यह आकृति इंसान नहीं है, यह जंगल की रक्षक आत्मा थी। लेकिन किसी ने इसे नरभक्षी बनाने की कोशिश की। यह अब जो भी देखती है उसे जिंदा नहीं छोड़ती। अचानक वो आकृति सीटों की तरफ झुकी। बच्चे चीख कर दूसरी तरफ भागे। मिस नीलम ने चिल्लाए बिना आदेश दिया, सब नीचे बैठ जाओ और हिलो मत। लेकिन वह चीज किसी की बात नहीं सुन रही थी। वह बच्चों की तरफ बढ़ते हुए एक एक सीट को सूंघती जा रही थी। उसकी सांस पास आने पर हवा ठंडी पड़ जाती, इतनी ठंडी कि सांस बाहर निकले तो धुंध बन जाए। राहुल ने देखा कि उस आकृति की पीठ पर किसी के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर रस्सियों में बांधा था और जलाया था। वह समझ गया कि इस आत्मा पर कोई प्रयोग हुआ था और इस कारण वह पागल हो चुकी थी। अचानक बस के बाहर से एक पुरानी घंटी की आवाज आई। पूरी बस में वो आवाज गूंजी। आकृति रुक गई। उसकी सांसें फटफटाने लगी, जैसे कोई आवाज उसे रोक रही हो। घंटी फिर बजी, डोंब डोंब डोंब। जंगल के अंधेरे में एक पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। राहुल ने देखा, एक बूढ़ा आदमी, लंबे सफेद बाल, कंधे पर पीली मिट्टी से भरी थैली और हाथ में कांपती हुई पीतल की घंटी। वो बस की ओर देखकर बोला, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए था। यह जंगल अपनी आत्माओं के लिए बदनाम है। आकृति घंटी की आवाज से पीछे हटने लगी। उसके चेहरे पर दर्द उभर गया, जैसे घंटी की ध्वनि उसकी आत्मा को खरोंच रही हो। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। उसने बस के दरवाजे पर हाथ रखा और बोला, दरवाजा खोलो।
नहीं तो ये चीज तुम सबको खींच ले जाएगी। मिस नीलम ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, आकृति ने चीखते हुए बस की छत पर झटके से वार किया। छत के टुकड़े नीचे गिरे। बूढ़े आदमी ने अपनी थैली से पीली राख निकाली और छिड़कते हुए मंत्र पढ़ने लगा। राख हवा में फैलते ही आकृति पीछे हटने लगी। उसका चेहरा पिघलने लगा, मानो गर्मी लग रही हो। बूढ़े ने कहा, यह रक्षक आत्मा थी, लेकिन कई साल पहले कुछ लोग इसके गांव को जला गए। इसे पकड़कर इस पर काले कर्म किए, इसीलिए यह अब किसी को भी अपना दुश्मन मानती है। आकृति दर्द से तड़पती हुई आवाज निकालती रही। अब बस के पीछे खड़े होने लगी। जंगल की ओर भागना चाहती थी, पर घंटी और राख उसे रोक रहे थे। बूढ़े आदमी ने बच्चों की तरफ देखा। तुम्हें आज रात यहां से निकलना होगा, इससे पहले कि ये फिर से शक्ति पाले। बस इंजन दबे हुए मृत जानवर जैसा पड़ा था। कोई उम्मीद नहीं थी कि बस चल पाएगी। राहुल ने पूछा, हम यहां से जाएंगे कैसे? बूढ़ा बोला, एक पुराना रास्ता है, पर वह जंगल की सबसे गहरी जगह से गुजरता है। वहां और भी चीजें हैं, पर उन सबसे ज्यादा खतरनाक यह आत्मा है। ये तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम जंगल से बाहर न चले जाओ। इतना कहते ही आकृति एक आखिरी बार गुर्राई और जंगल की तरफ छलांग मार दी। पेड़ों के बीच धुएं में बदलती हुई गुम हो गई। सन्नाटा छा गया। सिर्फ बच्चों की तेज सांसें और टूटे बस के पट्टों की चरमराहट। बूढ़े आदमी ने कहा, जल्दी करो, मेरे पीछे चलो। अगर देर हुई तो वो वापस आ जाएगी। बच्चे एक लाइन में खड़े हो गए। अध्यापक आगे पीछे चलने लगे और सभी जंगल के भीतर बूढ़े आदमी के पीछे बढ़ने लगे। जंगल गहरा होता जा रहा था। अंधेरा इतना गाढ़ा कि कदम आगे नहीं दिखते। बूढ़ा हर कुछ कदम पर घंटी बजाता। घंटी की आवाज हवा में फैलती और कुछ चीजों को दूर भगाती। राहुल ने देखा, पेड़ों के बीच कई आंखें चमक रही थी। कुछ छोटे जीव, कुछ इंसानों जैसे आकार, कुछ धुएं के टुकड़े, पर बूढ़े की घंटी के पास आते ही वे पीछे हट जाते। रिया राहुल के पीछे चल रही थी। उसने धीरे से कहा, लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। राहुल बोला, सही जगह नहीं आती, पर बस यही रास्ता है। आसमान में बादल छा गए। जंगल और अंधेरा हो गया। अब हवा की आवाज भी डराने लगी। कुछ देर बाद बूढ़ा रुका। उसने इशारा किया। आगे एक टूटा हुआ मंदिर पड़ा था। मंदिर की दीवारों पर काले हाथों के निशान और चारों तरफ राख। बूढ़े ने कहा, यही वह जगह है जहां उस आत्मा को बांधकर उसके साथ काले कर्म किए गए थे। इसलिए ये जंगल आज भी रोता है। अचानक मंदिर के अंदर से एक जोरदार धड़कन की आवाज आई, जैसे कोई विशाल दिल धड़क रहा हो। बूढ़े का चेहरा डर से भर उठा। उसने कहा, लगता है आत्मा लौट आई है। बच्चों भागो, पीछे मत देखना। और तभी मंदिर के अंदर से वही साया फिर उभरा, इस बार पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली। अब कहानी का सबसे भयानक हिस्सा शुरू होने वाला था। मंदिर के अंदर से निकलती उस आकृति की मौजूदगी पूरे जंगल को हिला रही थी। हवा अचानक भारी होने लगी। मिट्टी का रंग गहरा काला हो गया। बच्चों के पैरों के नीचे जमीन कांप रही थी। बूढ़ा आदमी समझ चुका था कि आत्मा को पहले से ज्यादा शक्ति मिल चुकी है। वो भागते बच्चों के साथ दौड़ते हुए चिल्लाया, जैसी कहा है वैसा ही करो, पीछे मत देखना। लेकिन डर इंसान से अपनी मर्जी करवाता है। भय हमेशा आंखों को पीछे मोड़ देता है। सबसे पहले पीछे देखने की गलती किया छोटू नाम का बच्चा। उसने हल्का सा सिर घुमाया और बस इतना देखा कि वह धुएं वाला रक्षक आत्मा पूरी गति से हवा में तैरते हुए आ रही है। उसका चेहरा टूटा हुआ और गहराइयों में धंसा। आंखें ऐसी कि जैसे भीतर अंधेरा ही अंधेरा भरा हो। अगले ही पल छोटू किसी चीज में अटक कर गिर पड़ा। चीख उसके गले में ही बंद हो गई। वो उठने की कोशिश करता कि आकृति अचानक उसके ऊपर आ गिरी।
नीचे से सिर्फ छोटे पैरों की थरथराहट दिख रही थी और ऊपर काला धुआं। अगले ही पल छोटू गायब था। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस जमीन पर धुएं की एक पतली रेखा बची, जैसे किसी ने उसे वहां से खींच लिया हो। बाकी बच्चे रोते हुए दौड़ रहे थे, पर बूढ़े आदमी ने तेज आवाज में कहा, अगर तुम रुके या पीछे देखा तो तुम भी इसी तरह मिट जाओगे। राहुल ने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और दोनों दौड़ते रहे। पेड़ों के बीच रास्ता इतना संकरा हो गया था कि लग रहा था जैसे जंगल उन्हें निगल लेना चाहता हो। पेड़ों की शाखाएं उनके बालों को छू रही थी। अजीब सी सरसराहट कानों में गूंजती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे पेड़ खुद खिसक कर रास्ता बंद कर रहे हों। मंदिर से आई आत्मा अब पूरा जंगल ढक रही थी। उसकी उपस्थिति से जमीन की मिट्टी तपने लगी थी। ऊपर की हवा घनी हो चुकी थी। बूढ़े आदमी ने एक बार फिर अपनी घंटी उठाई और पूरी शक्ति से बजाई। आवाज जंगल में फैलती ही आकृति कुछ दूर रुक गई। उसके चेहरे पर गुस्से की झिलमिलाती लपटें जैसी हलचल हुई। वह पीछे हटने लगी, पर उसकी आंखें अब भी बच्चों पर टिकी थी। रिया ने हांफते हुए कहा, ये हम सबको मारेगी। राहुल ने कहा, हम बचेंगे, बस बूढ़े के पीछे रहो। कुछ दूरी पर रास्ता दो हिस्सों में बंट रहा था। एक रास्ता गहरा और ज्यादा अंधेरा था, दूसरा थोड़ा खुला लेकिन डरावना। बूढ़ा आदमी अचानक रुका और बोला, हम दाहिने जाएंगे, पर रास्ते में एक खाई है, उसे पार करना अनिवार्य है, नहीं तो आत्मा हमें पकड़ लेगी। बच्चों की सांस जैसे रुक गई। खाई का शब्द सुनकर रिया के पैरों में जान नहीं रही, पर आगे बढ़ने का कोई विकल्प नहीं बचा था। सब दाहिने मुड़े तो जंगल और घना हो गया। हवा में राख जैसा सूखा पाउडर उड़ने लगा। इस राख का रंग अजीब था, जैसे किसी जल चुके गांव की राख हो। रिया ने डरते हुए पूछा, ये राख कैसी? बूढ़ा बोला, यही वह जगह है जहां गांव जला था और जहां से आत्मा पागल हुई। कुछ देर बाद बच्चे एक बड़ी खाई के सामने आ खड़े हुए। खाई गहरी और नीचे अंधेरा इतना कि लगता था जैसे कोई अंत ही नहीं। खाई के पार जाने के लिए सिर्फ एक टूटा हुआ लकड़ी का तना था जो हवा में हिल रहा था। बूढ़ा बोला, एक एक करके चलो, निगाहें सामने रखो, नीचे मत देखना, पीछे से आती आत्मा किसी भी पल पहुंच सकती है। सबसे पहले बूढ़ा आदमी तने पर चला। उसके बाद राहुल ने रिया को आगे बढ़ते रहने को कहा और खुद पीछे खड़ा होकर बाकी बच्चों की मदद करने लगा। पहले दो बच्चे किसी तरह पार कर गए। तीसरा बच्चा जैसे ही तने के बीच पहुंचा, अचानक हवा में तेज हलचल हुई। पीछे से धुएं का एक बड़ा गोला उड़ा। वही आत्मा तेज गति से आ रही थी। तना जोर से हिलने लगा। बच्चा डर में गिरने ही वाला था कि राहुल ने कूदकर उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर उसे बचा लिया। रिया चिल्लाई, राहुल जल्दी आओ। राहुल ने बच्चे को पार करवाया और खुद तने पर चढ़ा, पर पीछे से काली आत्मा उसके ठीक ऊपर आ चुकी थी। उसका साया राहुल पर झुक रहा था। आवाजें हवा में अजीब घुटन जैसी भर रही थी। राहुल का पूरा शरीर कांप गया, पर उसने निगाहें आगे रखकर तेजी से दौड़ लगाई। पीछे धुआं फटता हुआ तने को छू रहा था। अंतिम पल में राहुल कूदकर दूसरी तरफ गिरा। आत्मा ने तने को पकड़कर जोर से ठेका। तना नीचे खाई में गिर गया। अब रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। आत्मा खाई के एक किनारे पर मंडराती रही और बच्चों को देखते हुए धीरे धीरे पीछे हट गई। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। वो कुछ देर हमें नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन अब हमें एक और खतरनाक जगह से गुजरना होगा, क्योंकि जंगल का रास्ता लंबा है और वह जल्द लौट आएगी। सब बच्चों की आंखों में पानी था, पर हिम्मत भी थी। वे बूढ़े के पीछे फिर चल पड़े। आगे रास्ता एक पुराने सूखे नदी के किनारे जा रहा था। नदी में पानी नहीं था, पर कीचड़ था। कीचड़ में जगह जगह निशान थे, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। बूढ़ा बोला, इन निशानों को मत छूना, इनमें आत्मा का प्रभाव है। अचानक हवा में ठंडक फैलने लगी। पेड़ों की शाखाएं
एक दिशा में झुकने लगी। बूढ़ा समझ गया कि आत्मा लौट रही है। उसने तुरंत थैली से राख निकाली और इधर उधर फेंकने लगा। राख गिरते ही कीचड़ हल्का चमकने लगा। बच्चों को अब लग रहा था कि शायद बूढ़ा कोई पुराना रक्षक है जिसने अपना जीवन इस जंगल में बिताया है। कुछ देर बाद बच्चों को एक बड़ी पत्थर की दीवार दिखाई दी। दीवार पर उभरे हुए अजीब चिन्ह बने थे। बूढ़े ने कहा, यह जंगल की सीमा है, अगर हम इस पार चले जाएं, तो आत्मा अपनी शक्ति खो देगी। सबने राहत की सांस ली। राहुल ने कहा, क्या हम सच में बच जाएंगे? बूढ़ा बोला, अगर हम सीमा पार कर गए तो हाँ। जैसे ही सभी दीवार के पास पहुंचे, अचानक जमीन कांपने लगी। पेड़ तेजी से हिलने लगे। धुआं का बड़ा गुबार आसमान फाड़ता हुआ सीधे दीवार के ऊपर आ गया। आत्मा इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसका साया आधी दीवार ढक रहा था। उसके चेहरे पर नाराजगी और भूख दोनों की झलक थी। बच्चे डर से दीवार से चिपक गए। रिया रोते हुए बोली, ये हमें नहीं छोड़ेगी। राहुल ने उसका हाथ थाम कर कहा, हम सीमा पार करेंगे। बूढ़ा आदमी आगे आया। उसने अपनी घंटी उठाई, लेकिन इस बार आत्मा ने पहले ही हमला कर दिया। एक झटके में बूढ़ा कई फीट हवा में उछलकर जमीन पर गिरा। उसके हाथ की घंटी दूर जा गिरी। आत्मा ने अपनी लहर जैसी बाहें बच्चों की तरफ बढ़ाई। वे पीछे हटने लगे। दीवार पार करने के कुछ कदम ही बचे थे, लेकिन आत्मा इतनी तेज थी कि पल भर में उन सबको पकड़ सकती थी। राहुल की नजर घंटी पर पड़ी जो थोड़ी दूर मिट्टी में पड़ी थी। उन्होंने रिया से कहा, तुम सब दीवार पार करो। रिया बोली, नहीं राहुल, अकेले मत जाओ। राहुल बोला, ये मेरा काम है, मैं इसे रोकूंगा। और वो घंटी की तरफ दौड़ पड़ा। आत्मा ने तुरंत उसकी तरफ ध्यान दिया और काला धुआं तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। बच्चों ने सांस थाम ली। अगर राहुल तक धुआं पहुंच गया तो वह भी गायब हो जाएगा। राहुल ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और घंटी उठा ली। आत्मा उसके सिर के ऊपर थी। ठंडी हवा उसके शरीर को चीर रही थी। राहुल ने बिना सोचे घंटी बजा दी। आवाज जंगल में गूंजी। आत्मा पीछे हट गई। धुआं टूटता हुआ सा लगा। बच्चों ने चिल्लाया, राहुल जल्दी इधर। लेकिन राहुल वहीं खड़ा रहा और लगातार घंटी बजाने लगा। उसका इरादा साफ था, वह आत्मा को रोकेगा ताकि बाकी सीमा पार कर सके। आत्मा दर्द से तड़पने लगी। उसका शरीर कांपने लगा, पर वह पीछे हटने की बजाय अब और ज्यादा गुस्से में बदल गई। धुएं का बड़ा बादल राहुल पर गिरने ही वाला था कि बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। वह चिल्लाया, बच्चों दीवार पार करो अभी। और सब बच्चे दौड़ते हुए दीवार पार करने लगे। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आत्मा का सबसे भयानक रूप अब आने वाला था। तो दोस्तों, अंत में उन 6 बच्चों ने हिम्मत और समझदारी से उस भटकती आत्मा को शांति दी। जगह की हवा बदल गई, जंगल का भार हल्का होने लगा और मोड़ की खामोशी टूटने लगी। लेकिन ध्यान रखना कि हर श्राप हमेशा खत्म नहीं होता, कुछ सिर्फ थोड़े समय के लिए शांत होते हैं। उन्होंने मोड़ पार कर लिया, पर उनके दिल आज भी उस रात की दहशत महसूस करते हैं। टैक्सी में बैठकर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मोड़ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, मानो वहां कुछ हुआ ही न हो। लेकिन वे जानते थे कि मोड़ उन्हें जाने दे रहा था। उसकी खामोशी में अब भी वही ठंडी हवा, वही सर्द एहसास छिपा था जो आने वाले किसी नए मुसाफिर की प्रतीक्षा कर रहा था। कभी कभी रात में लोग कहते हैं कि उसी मोड़ पर एक औरत की परछाई दिखाई देती है। वो किसी को बुलाती नहीं, किसी को रोकती नहीं, बस खड़ी रहती है, जैसे किसी खोए हुए बच्चे का इंतजार कर रही हो, या शायद किसी ऐसे इंसान का जो गलती से उस पेड़ को छू ले जहां उसकी आत्मा अब भी कैद है। ये कहानी याद दिलाती है कि दुनिया में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें रात में छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं बनी होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप अगली डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं तो नीचे लिख दें।
मैं मिस्टर हेल बहुत जल्द आपके लिए एक और नई डरावनी कहानी लेकर लौटूंगा। तब तक अपने दरवाजे अच्छे से बंद रखिए। हवा की सरसराहट को सामान्य हवा समझिए, लेकिन अगर अंधेरे में कोई चुपचाप खड़ा दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए डर, एक नए रहस्य और एक नए खतरे के साथ। जंगल का वो हिस्सा जहां बच्चे खड़े थे अब मौत का मैदान बन चुका था। हवा भारी थी और धुएं के काले बादल पूरे जंगल को ढक रहे थे। बूढ़ा आदमी खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी हड्डियां जैसे टूट चुकी थी। राहुल सीमा के कुछ ही कदम पहले घंटी बजा रहा था और आत्मा की गर्जना पूरे इलाके को हिला रही थी। बाकी बच्चे और शिक्षक दीवार के पार एक एक कर जा रहे थे, पर आत्मा इतनी विशाल और शक्तिशाली हो चुकी थी कि वह जंगल के नियम तोड़ने लगी थी। दीवार का महत्व अब कम होता जा रहा था। अगर आत्मा गुस्से में जंगल की सीमा पार कर गई तो उसकी शक्ति अनियंत्रित हो सकती थी और बच्चे कभी नहीं बचते। राहुल समझ रहा था कि अगर वो अभी रुका तो आत्मा सबको पकड़ लेगी। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने घंटी को और जोर से बजाना शुरू कर दिया। हर आवाज जंगल में गूंजकर अंधेरे को चीर रही थी। आत्मा का चेहरा जलता हुआ दिख रहा था, मानो आवाज उसकी आत्मा को घायल कर रही हो। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, राहुल दीवार पार कर लो वरना वो तुझे खत्म कर देगी। राहुल ने कहा, अगर मैं गया तो बाकी कोई नहीं बच पाएगा। इसे रोकना जरूरी है। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। तू बहुत बहादुर है, पर अकेला मत रुक, तू इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। लेकिन राहुल का निर्णय पक्का था। आत्मा ने एक झटके में अपने धुएं वाले शरीर को लंबा किया और सीधा राहुल पर झपटी। धुएं की ठंडक उसके पैरों को पकड़ने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे उसके शरीर से ताकत चूसी जा रही हो। राहुल की सांस भारी होने लगी, लेकिन उसने घंटी बजाना बंद नहीं किया। रिया चिल्लाई, राहुल वापस आ जाओ। राहुल, उसने कहा, सब दीवार पार करो, मैं आ रहा हूं। लेकिन वह जानता था कि शायद वो कभी नहीं लौट पाएगा। अचानक जंगल के बीचों बीच जमीन में दरारें पड़ने लगी। कोई अदृश्य शक्ति नीचे से उठ रही थी। आत्मा तुरंत रुक गई। उसके चेहरे पर पहली बार डर उभरा। वो पीछे हटने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, सीमा के नीचे प्राचीन शक्ति बंद थी। घंटी की आवाज और आत्मा का गुस्सा उसकी मुहर तोड़ चुका है। धरा फट रही थी। जमीन के अंदर से पीली और काली रोशनी बाहर निकलने लगी। धुएं के बीच से एक दूसरा साया उभर रहा था। ये कोई और आत्मा थी, बहुत पुरानी, बहुत शक्तिशाली, जंगल की असली रक्षक। बूढ़ा जमीन पर गिरते हुए बोला, वो रक्षक आत्मा है जिसे नरभक्षी आत्मा ने सालों पहले दबा दिया था, अब वापस आ रही है। बच्चे दीवार के उस पार खड़े भय में सब देख रहे थे। रिया रोते हुए बोली, राहुल वापस आओ। राहुल चिल्लाया, मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। लेकिन वो ठीक नहीं था। धुआं उसके पैरों में लिपटा था और उसकी ताकत खत्म हो रही थी। जैसे ही जमीन की दरारें पूरी खुली, अचानक उस दरार से एक सुनहरी आकृति निकली। वह इंसान जैसी थी, पर उसकी आंखों में हजारों सालों का ज्ञान था। शरीर पर पत्तों और चट्टानों का कवच। उसके हाथ में एक पुरानी सूखी लकड़ी जिसके सिरे से भूरे प्रकाश निकल रहा था। रक्षक आत्मा जैसे ही उभरी, नरभक्षी आत्मा पीछे हटने लगी। उसकी चीख पूरे जंगल में फैली। दोनों आत्माएं चमक और अंधेरे में एक दूसरे से भिड़ गई। सुनहरी रक्षक आत्मा का प्रकाश जहां फैलता वहां अंधकार टूटने लगता। धुआं बिखर जाता, पेड़ सीधा हो जाते। नरभक्षी आत्मा ने पूरा जंगल अंधेरे में डुबो दिया। धुआं सुनहरी रोशनी को रोकने की कोशिश कर रहा था। दोनों के बीच भीषण टकराव हो रहा था। राख उड़ रही थी, पेड़ गिर रहे थे, जमीन कांप रही थी। राहुल वहीं खड़ा कांपते हुए ये सब देख रहा था। वो अब तक थक चुका था। उसकी आंखें बंद होने लगी।
घंटी उसके हाथ से गिर गई। रिया चीखी, राहुल, और दीवार की ओर दौड़ी, पर शिक्षकों ने उसे पकड़ लिया। बूढ़ा आदमी अब खुद को खींचते हुए राहुल की तरफ आने लगा। उसने कहा, बेटा मेरे पास आ। लेकिन धुआं अभी भी राहुल के पैरों में था। रक्षक आत्मा ने अपना हाथ उठाया। सुनहरी रोशनी की एक लहर धुएं पर पड़ी और वो नरभक्षी आत्मा को पीछे धकेल दिया। रक्षक आत्मा राहुल की तरफ मुड़ी और उसके ऊपर हाथ फैलाया। सुनहरी गर्मी राहुल के शरीर में उतरने लगी। धुआं टूटने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। राहुल की सांसें लौटने लगी। रक्षक आत्मा ने कहा, तूने हिम्मत दिखाई है बच्चे, जिससे जंगल बच गया। नरभक्षी आत्मा एक बार फिर हमला करने की कोशिश करने लगी, पर रक्षक आत्मा ने अपना आखिरी प्रहार किया। सुनहरे प्रकाश की एक विशाल तरंग निकलकर काले धुएं को चीरती हुई उसे हवा में उठाकर जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पटक देती है। अंधेरा फटता है और एक तेज चमक के साथ नरभक्षी आत्मा गायब हो जाती है। धुआं हवा में बिखरता है और फिर खालीपन रह जाता है। जंगल शांत हो जाता है, हवा थम जाती है और एक भयानक सन्नाटा फैल जाता है। रक्षक आत्मा धीरे धीरे जमीन पर उतरती है। उसकी चमक कम होने लगती है। वह बूढ़े आदमी की तरफ देखती है और कहती है, तूने अपनी सीमा से परे जाकर इन्हें बचाया। तेरे कर्म पूरे हुए। बूढ़ा आदमी रोते हुए सिर झुका देता है। रक्षक आत्मा मुड़कर राहुल के पास जाती है और उसके सिर पर हाथ रखती है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उसी क्षण वो सुनहरी रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो जाती है। जंगल अपनी असली शांति में लौट आता है। अब बच्चे धीरे धीरे दीवार के इस पार इकट्ठे होने लगे। रिया दौड़कर राहुल को पकड़ लेती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बार बार कह रही थी, तू पागल है, मैंने कहा था मत रुकना। राहुल मुस्कुराया, तुम सब बच गए, यही काफी है। बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी आंखों में राहत थी। उसने कहा, अब रास्ता सुरक्षित है, जंगल तुम्हें बाहर जाने देगा। बच्चे और शिक्षक बूढ़े आदमी के साथ जंगल के बाहर की ओर बढ़ने लगे। सूरज अब बादलों को चीर कर बाहर आ रहा था। पक्षियों की आवाजें फिर जंगल में लौटने लगी थी। जंगल की सीमा से निकलते ही सड़क दिखाई देने लगी। कुछ किलोमीटर दूर पुलिस और गांव के लोग उनकी तलाश में खड़े थे। सभी बच्चों को देखकर वे हैरान और भावुक हो गए। शिक्षकों ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा, पर वो अब वहां नहीं था, जैसे वह भी जंगल की आत्माओं के साथ विलीन हो गया हो। राहुल ने दूर जंगल की ओर देखा। हवा हल्के से चल रही थी, जैसे जंगल उसका धन्यवाद कर रहा हो। बस बच्चा एक बात को याद रखेगा, वो स्कूल ट्रिप सिर्फ ट्रिप नहीं थी, वह जंगल की प्राचीन आत्माओं का युद्ध था, जिसमें कुछ बच्चों की हिम्मत ने जंगल को भी बदल दिया।